नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सारिका है। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद हमारा जीवन भले ही साधारण था, लेकिन बहुत शांत और सुखी था। मेरे पति केशव एक किराने की दुकान में काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसी से हमारा छोटा सा घर बेहद प्यार से चलता था। मेरे ससुर जी का कुछ साल पहले ही निधन हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां केशव ही संभालते थे। लेकिन किस्मत का वार इतना अचानक को और कठोर निकला कि पल भर में हमारा खुशहाल संसार उजड़ गया। उस शाम वे काम से साइकिल पर घर लौट रहे थे। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, सड़क सुनसान थी, और तभी पीछे से आती एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। वे साइकिल समेत सड़क के किनारे जा गिरे, और वहां उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उधर घर पर मैं और सासू माँ उनकी राह देख रहे थे। रोज 7:30 बजे घर पहुंचने वाले केशव आज 10 बजे तक भी नहीं आए थे। हर बीतते मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में तरह तरह के बुरे विचार उठने लगे थे। आखिरकार मैं सासू माँ से बोली, माँ जी, मैं सड़क पर जाकर देखती हूँ, शायद साइकिल में कोई दिक्कत आ गई हो। मैं कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ी। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क के आगे मुझे भीड़ दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसके पास एक बड़ा ट्रक था, और कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पैर अपने आप भीड़ की तरफ भागने लगे। मैं लोगों को हटाती हुई आगे पहुंची। जैसे ही सामने देखा, मेरी सांस अटक गई। जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उन कपड़ों को पहचानते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरा विशाल था। मेरी आंखें धुंधली पड़ गईं, गला बंद हो गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने मेरे चेहरे पर पानी छिड़का, किसी ने मेरे कंधे हिलाए, तब जाकर मुझे होश आया। लेकिन होश में आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे जीवन को एक झटके में तोड़कर बिखेर दिया हो। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका शव घर लाया गया। घर का माहौल पूरी तरह शोक में डूबा था। सासू माँ फूट फूट कर रो रही थी, और मैं इतनी टूट चुकी थी कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। हमारी छोटी सी खुशहाल दुनिया पर एक पल में इतना बड़ा दुख टूट पड़ा कि समझ नहीं आता था कि जिंदगी अब आगे कैसे चलेगी। पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं मायके आ गई। मन बुरी तरह टूटा हुआ था, शरीर में ताकत नहीं थी, और जिंदगी जैसे बिल्कुल रास्ता खो चुकी थी। मैं लगभग 2 महीने मायके में रही। मेरे भाई की शादी को भी मुश्किल से 1 साल हुआ था। शुरुआत में लगा कि भाभी मेरा दुख समझेंगी, मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके स्वभाव में हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। मैं सुबह से शाम तक बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, आंगन साफ करना, घर का हर काम करती थी। फिर भी उनकी नजर में मैं बस एक बोझ ही थी। आखिर एक दिन मैंने तय किया कि अब मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। वहां सासू बाई थीं, प्यार करने वाली, शांत और समझदार। उन्होंने मेरे दुख को बिना कुछ कहे समझ लिया था। मुझे लगा कि शायद वहीं रहकर मैं खुद को थोड़ा संभाल पाऊंगी और जिंदगी को फिर से किसी तरह जोड़ने की कोशिश कर पाऊंगी। उन्होंने मेरे दुख का बोझ बिना कुछ कहे समझ लिया, मेरे मन की पीड़ा को महसूस किया और मुझे फिर से घर जैसा अपनापन दिया। हम दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए दिन काटने लगे। जो भी काम मिलता हम कर लेते, बस जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रहे, यही सोचते थे। लेकिन शायद किस्मत की परीक्षा अभी खत्म ही नहीं हुई थी। एक दिन सासूबाई अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। मैंने दवाइयां दी, उनकी पूरी सेवा की, हर पल उनका ख्याल रखा, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। और फिर एक दिन उन्होंने भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके जाने के बाद घर का सूना सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा। दिन में काम पर जाना और वहां लोगों की चुभती हुई नजरें, ताने और गंदी बातें, ये सब मेरे लिए जीना मुश्किल बना देते थे। कोई हंसते हुए कह देता, मेरे से शादी कर ले, रानी की तरह रखूंगा, और कोई बेहयाई से बोलता, मेरी रखैल बनकर रहे, सारी सुविधाएं दूंगा। ऐसे ऐसे शब्द सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठता, मन अंदर तक जलने लगता, लेकिन मैं चुप रहती। मुझे जीना था, पेट भरना था, इसीलिए हर गंदी बात, हर गंदी नजर को अनदेखा कर मैं खेतों में खड़ी मेहनत करती रही। एक दिन मैं एक अमीर किसान के खेत में अकेली काम कर रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। तभी खेत का मालिक आया और कड़क आवाज में बोला, थोड़ा और काम कर ले, आज बहुत काम बाकी है। मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। करीब 6:30 पर काम खत्म करके जैसे ही मैं घर जाने लगी, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मेरी बात मान ले, मेरी रखैल बन जा, सोने की तरह रखूंगा। मैं उसके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने लगी।
लेकिन वह सुनसान खेत था। वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझ पर जबरदस्ती करना चाहता था। डर और गुस्से में मैंने उसके हाथ पर पूरी ताकत से दांत गड़ा दिए। वह दर्द से तड़प कर चिल्लाया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मौका मिलते ही मैं पूरी जान लगाकर भागने लगी। मुझे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, घर कितनी दूर है, मैं किस दिशा में जा रही हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस जहां थोड़ी सी भी रोशनी दिखती वहीं मेरी टांगें बिना रुके दौड़ती चली जाती। मेरा गला सूख गया था, सांसें टूट रही थीं। इसी भाग दौड़ में मैं गांव से बहुत दूर निकल गई। रात के करीब 12:15 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। आखिरकार दौड़ते दौड़ते मैं हाईवे के किनारे पहुंच गई। मेरी सांसें फूल रही थीं और शरीर में दौड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। सड़क के किनारे एक पुरानी बेंच दिखाई दी। मैं वहां जाकर बैठ गई और थकान से चूर होकर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। घना अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई मेरी ओर आता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखें फट से खुल गईं। उसी समय मोबाइल की टॉर्च की तेज रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं घबराकर उठ खड़ी हुई। सामने एक आदमी था। रोशनी की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह शांत आवाज में बोला, कौन है आप? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? मैं कांपते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर गले में अटकी हुई कांपती आवाज में बस इतना ही कह पाई, मुझे कुछ मत कीजिए, मैं बहुत गरीब हूं, मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आई हूं। वह कुछ क्षण चुपचाप मुझे देखता रहा, जैसे मेरे धूल भरे कपड़े, फटा हुआ आंचल, डरी हुई आंखें और उन आंखों में भरा डर सब कुछ धीरे धीरे पड़ रहा हो। फिर वह धीमे से बोला, डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हैं? और इस तरह रात को यहाँ क्यों बैठी हैं? अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखों में चिंता और सच्चाई साफ महसूस हो रही थी। मुझे पहली बार लगा कि कोई मेरी बातें सच में सुनना चाहता है। मैंने हिचकिचाते हुए उसे सब कुछ बताना शुरू किया। मेरी शादी, खुशहाल जीवन, फिर मेरे पति की मौत, ससुराल में बचे हुए दुख, खेतों में काम, गांव वालों की गंदी बातें और उस साहूकार का मेरे ऊपर किया गया जबरदस्ती का प्रयास। और कैसे जान बचाती हुई मैं दौड़ते दौड़ते यहां तक पहुंच गई। बताते बताते मेरी आवाज बार बार टूट रही थी। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की एक तीखी लकीर उभर आई, लेकिन वह गुस्सा मुझ पर नहीं था, मेरे साथ हुए अन्याय पर था। ये देखकर मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सी लेकिन सुरक्षित लगने वाली भावना पैदा हुई। उसने ठहर कर कहा, अरे इतनी रात को अब आप कहाँ जाएंगी? आगे तो कोई बस्ती भी नहीं है और यहाँ रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। डर, थकान और भूख तीनों ने मेरे शब्द छीन लिए थे। वह फिर नरम आवाज में बोला, यही मेरा घर है, बिल्कुल पास में। मैं ऊपर छत पर टहल रहा था, तभी आप यहाँ बैठी दिखीं। पहले लगा कोई परछाई या जानवर होगा, पर जब टॉर्च लगाई तो देखा कि एक लड़की अकेली बैठी है, इसीलिए नीचे आ गया। चलिए मेरे घर चलिए। मैं घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। कांपती आवाज में बोली, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वह और भी शांत होकर बोला, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। अगर भरोसा हो तो चलिए, नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन एक बार सोचिए, ये रात आप कहाँ बिताएंगी? उसके शब्द मेरे मन में कहीं गहराई तक उतरते चले गए। उसकी आंखों में कोई लालच, कोई बुरी नीयत नहीं थी, सिर्फ चिंता, समझदारी और एक सच्चाई थी जो मुझे हर पल महसूस हो रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, एक तरफ साहूकार की घिनौनी नजरें, गांव वालों की गंदी बातें, और दूसरी तरफ ये युवक महेश, जो मुझे बिल्कुल अनजान होते हुए भी इंसानियत से हाथ बढ़ा रहा है। आखिरकार मैंने भीतर से हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चले ही थे कि अचानक सामने एक विशाल, खूबसूरत और भव्य बंगला दिखाई दिया। मेरी आंखें अवाक रह गईं। इतने बड़े घर को मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। महेश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और नरमी से कहा, अंदर आइए, यहाँ आप सुरक्षित हैं। महेश ने मुझे सोफे पर बैठाया ही था कि अंदर के कमरे से लगभग 60 से 65 साल की एक दादी एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए बाहर आईं। बच्चा शायद 8 से 9 महीने का था। दादी ने मुझे जिज्ञासा और चिंता भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, महेश बेटा, ये कौन है? इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? महेश ने बिना कुछ छिपाए पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी। दादी सब सुनती रहीं और उनके चेहरे पर धीरे धीरे माँ जैसी ममता उतर आई। वह मेरे पास आकर खड़ी हुई और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, यहाँ तू बिल्कुल सुरक्षित है, हम तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उनके इस स्नेह भरे स्पर्श ने जैसे मेरे टूटे हुए मन को सहलाकर जोड़ दिया। उसी क्षण मुझे अपनी सासू माँ का दिया हुआ प्यार याद आ गया।
और मेरी आंखें अनायास ही भर आईं। दादी ने नरमी से पूछा, बेटा, तुमने कुछ खाया है? मैंने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। वह तुरंत बोली, रुक, मैं तेरे लिए अभी कुछ लाती हूं। आधी रात का समय था, लेकिन दादी बिना थके रसोई में चली गई और मेरे लिए गर्मा गर्म सब्जी भात बनाने लगी। उस पल पहली बार मैंने महसूस किया कि इस अनजान घर में मेरे लिए किसी माँ का दिल सचमुच खुल रहा है, बिना सवाल, बिना शर्त, सिर्फ इंसानियत से भरा हुआ। कुछ देर बाद दादी गरम गरम खाना लेकर मेरे सामने आई। सब्जी की महक, दादी के चेहरे पर झलकती ममता और मेरी जिंदगी में जमे हुए दर्द का भारी बोझ, इन सब के मिलते ही मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मैं कांपते हाथों से खाने लगी और जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, भीतर कहीं जमा हुआ दर्द टूटकर बाहर बहने लगा। इतने दिनों बाद किसी का सच्चा स्नेह महसूस हो रहा था। मैं भर्राई आवाज में बोली, दादी, आप लोगों की वजह से ही मैं आज जिंदा हूं। सच में मैं बहुत आभारी हूं। आपने मुझे सहारा दिया, विश्वास दिया। दादी ने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, ये मेरा नातू महेश है और ये उसका छोटा बेटा अमृत। इसकी माँ 7 महीने पहले ही चल बसी। डिलीवरी के समय बहुत मुश्किल हुई, बच्चा बच गया, पर माँ नहीं बच पाई। इस नन्हे को कभी माँ की गोद की नरमी नसीब ही नहीं हुई। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी नजर अनायास ही महेश की ओर गई। उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द, अकेलेपन की गहराई और इतने छोटे बच्चे को अकेले संभालने की थकान, सब कुछ साफ झलक रहा था। तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ, दुख किसी एक घर में नहीं ठहरता, वह हर किसी की जिंदगी में अलग अलग रूप में आता है। दादी ने महेश से कहा, बेटा, इसे गेस्ट रूम में ले जा। इतने अपनापन से भरे घर में चलते हुए पहली बार मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी अपनी कोई जगह मिल सकती है। उस रात जब मैं पहली बार एक सुरक्षित कमरे में लेटी, तो खिड़की से आती हल्की हवा, दूर से आती पंछियों की धीमी आवाजें और कई दिनों बाद महसूस हुई सुरक्षा, ये सब मेरे भीतर गहराई से उतरने लगा। मन बार बार वही सोच रहा था, कहाँ गांव वालों की जहरीली नजरें, कहाँ साहूकार की राक्षसी हरकत और कहाँ ये देवता जैसे लोग जिन्होंने बिना कुछ जाने मुझे सम्मान, सुरक्षा और सबसे जरूरी प्यार दिया। महेश दिल का कितना अच्छा है और हाँ, रूप से भी सुंदर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका स्वभाव है। सादगी, नम्रता, जिम्मेदारी, सब कुछ। इन्हीं ख्यालों के साथ मुझे कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं जल्दी उठी और बाहर आई तो दादी आंगन में झाड़ू लगा रही थीं और महेश छोटे अमृत को गोद में लिए प्यार से झुलाते हुए कोई लोरी सी धुन गुनगुना रहा था। ये दृश्य देखते ही मेरे सीने में एक अलग ही गर्माहट भर आई। दादी उम्र के उस पड़ाव में भी इतना काम कर रही थीं और महेश अपने बच्चे को इतनी नरमी से संभाल रहा था। मेरी आंखें फिर भर आईं। भर्राई आवाज में मैंने कहा, दादी, मैं अब चलती हूं। आप दोनों की बहुत आड़नी हूं। दादी ने झाड़ू रोककर मेरी ओर देखा और बिल्कुल मां की तरह पूछा, बेटी, तू जाएगी कहाँ? तू ही तो कहती थी कि तेरा अब अपना कोई नहीं। मैंने धीरे से कहा, जो काम मिलेगा कर लूंगी दादी। दादी बोली, बेटी, तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। महेश की पत्नी के जाने के बाद घर बिखर गया है। अमृत बहुत छोटा है, दिन भर रोता है। महेश को ऑफिस जाना होता है और मैं अकेले सब नहीं संभाल पाती। अगर तू चाहे तो घर का काम और अमृत की देखभाल में हमारी मदद कर दे। अच्छा पैसा भी मिलेगा और तू इसी घर में रह भी सकेगी। उनका प्रस्ताव सुनकर मैं सचमुच स्तब्ध रह गई। इतना विश्वास, इतना अपनापन, वह भी एक अनजान औरत पर। मैं कुछ पल चुप रही। मन में एक ही विचार गूंज रहा था, इस घर में सुरक्षा है, सम्मान है, प्यार है और सबसे जरूरी एक नई शुरुआत का सहारा है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ दादी, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। आपका बहुत उपकार है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ी और दादी के हाथों से झाड़ू धीरे से ले ली। दादी ने थोड़ी हैरानी से मुझे देखा, पर उनकी आंखों में छिपी हुई खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने दादी से पूछा, दादी, किचन कहाँ है? मैं चाय बना देती हूँ। मेरी बात सुनते ही दादी की आंखें हल्की हल्की भीग गईं। खुशी, अपनापन और शायद थोड़ी राहत, सब कुछ एक साथ उनकी आंखों में तैर रहा था। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और मैं सीधे किचन में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाने लगी। जब मैं बाहर आई तो देखा कि अमृत जोर जोर से रो रहा था। मैंने दादी और महेश के हाथ में चाय पकड़ा दी और अमृत को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही वह मेरी बाहों में आया, वह अचानक शांत हो गया। मेरी छाती पर सिर रखकर वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। यह देखकर दादी और महेश की आंखों में एक साथ आश्चर्य, सुकून और अनकही खुशी चमक उठी। उस पल महेश और दादी के चेहरे पर एक कोमल सी चमक थी, जैसे इस घर में लंबे समय बाद कोई खोई हुई शांति दोबारा लौट आई हो।
अमृत के सो जाने पर मैंने उसे चादर ओढ़ाकर सुलाया और फिर जल्दी जल्दी किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी। करीब 9 बज रहे थे। मैं दादी के पास आई और बोली, दादी, खाना बन गया है। हम तीनों साथ में खाने बैठे। खाना खाते वक्त मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि महेश की नजरें मुझ पर टिकती जा रही हैं, कभी एक तक, कभी हल्की झिझक के साथ। जब जब उसकी नजर मुझे महसूस होती, मेरी भी आंखें अनायास उसकी ओर उठ जाती। फिर मैं तुरंत नजरें झुका लेती। उस दिन के बाद से मैं इस घर में किसी अनजानी मेहमान जैसी नहीं रही। मैं मानो इस घर की ही एक हिस्सा बन गई। बच्चे की देखभाल, घर की सफाई, खाना बनाना, दादी की मदद, सब कुछ मैं खुशी खुशी करने लगी। दादी भी मुझे बड़े प्यार से हर काम सिखाती, जैसे उन्हें अपनी खोई हुई बेटी अचानक वापस मिल गई हो। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि महेश अब मुझे पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगा है। मैं जब बच्चे को गोद में लेकर आंगन में टहलती, कपड़े सुखाती या बस घर के किसी कोने से गुजरती, वह कभी दरवाजे से, कभी खिड़की के पास से, तो कभी किसी बहाने से मेरी ओर नजरें उठा लेता। और अब जब मेरी आंखें उससे टकराती तो वह हल्का सा मुस्कुरा देता। एक दिन उसने अपनी पत्नी की पुरानी लेकिन बहुत सुंदर साड़ियां को मेरे सामने रख दी और बोला, अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिए। वो साड़ियां मम रेशमी, महंगी और इतनी सुंदर थीं कि मैंने उन्हें अपने जीवन में कभी छुआ भी नहीं था। लेकिन जब वो साड़ियां उसने मुझे दीं, उसकी नजरों से साफ समझ में आया कि उसकी पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे लगा वह मुझसे प्रेम कर रहा है। ऐसा नहीं था, बल्कि शायद वह मुझे बच्चे की मां के रूप में देख रहा है। इन बातों से मेरे मन में अक्सर उलझन पैदा होती, लेकिन मैंने किसी भी कल्पना में खुद को बहने नहीं दिया और बस घर के काम, दादी की सेवा और बच्चे की देखभाल में ही मन लगाकर रखती रही। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए और इस घर में मुझे आए हुए लगभग 2.5 महीने हो चुके थे। एक रात करीब 9:30 पर अमृत को अचानक तेज बुखार आ गया। उसका पूरा शरीर तप रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं घबरा कर चिल्लाई, महेश, जल्दी आओ, अमृत को बहुत तेज बुखार है। महेश तुरंत दौड़ता हुआ अंदर आया। एक पल भी देर न करते हुए मैंने अमृत को उठाया और हम दोनों डरे हुए, रोते रोते अस्पताल की तरफ भाग पड़े। बच्चे की छोटी सी देह मेरी गोद में कांप रही थी और मेरा दिल डर से जैसे पकड़ ही लिया गया था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जांच की। कुछ ही मिनटों बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, बच्चे को मलेरिया है, उसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा, कृपया इलाज तुरंत शुरू कीजिए। तुरंत ड्रिप लगाई गई, इंजेक्शन दिया गया। सुई जैसे ही उसके नन्हे हाथ में चुभी, मेरे दिल में ऐसी टीस उठी जैसे वो सुई मुझे लगी हो। महेश लगातार मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही मेरी तरफ एक अनकही कृतज्ञता भी दिखाई दे रही थी। 2-3 दिन तक मैं दिन रात अमृत के पास ही रही। कभी उसे गोद में लेकर सुलाती, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती, कभी धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत करती रहती। महेश चिंता में डूबा था, लेकिन उसके मन में मेरे लिए कुछ बदल रहा था। उसकी नजरें बताती थीं कि शायद वह मेरे अंदर एक मां को देख रहा है, या शायद उससे भी ज्यादा। पर मैं उन निगाहों से बचने लगी। मेरे अंदर सवाल उठते, क्या वह मुझे बच्चे की मां के रूप में देख रहा है, या सचमुच उसके दिल में मेरे लिए भाव पैदा हो रहे हैं। लेकिन उस समय मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ अमृत था। आखिर 2 दिन बाद उसका बुखार उतरने लगा और उसके छोटे से चेहरे पर हल्की सी चहक लौट आई। डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया और हम अमृत को लेकर घर वापस आए। दरवाजा खुलते ही दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और भराई हुई आवाज में बोली, बेटा, जो हमारे घर में कोई नहीं कर पाया वो तुमने किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दादी के ये शब्द मेरे दिल में सुकून बनकर उतर गए। थोड़ी दूर खड़े महेश की आंखों में भी एक अलग ही चमक थी, कुछ सम्मान, कुछ अपनापन और कुछ ऐसा जो वह कह नहीं पा रहा था। उस रात हम सब ने साथ में खाना खाया, जैसे बहुत समय बाद इस घर ने फिर से राहत की सांस ली हो। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने मन को थोड़ा शांत करने के लिए छत पर चली गई। आसमान में चांद अपनी कोमल रोशनी बिखेर रहा था। हल्की नमी वाली ठंडी हवा चल रही थी और मैं छत के कोने में खड़ी होकर अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की हल्की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैं मुड़ी और देखा, महेश खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया। उस पल हम दोनों जैसे कुछ कहने योग्य नहीं रहे। सिर्फ चांद की मंद रोशनी, ठंडी हवा और रात की शांति हमारे बीच की भावनाओं की गवाही दे रही थी। महेश ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया।
उसके स्पर्श से पूरे शरीर में गर्माहट की लहर दौड़ गई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें भर आई थीं। वे आंखें मुझसे बोल रही थीं। मेरी पीड़ा, मेरी ताकत और मेरे भीतर छिपा हुआ स्नेह, हर भाव उसमें महसूस हो रहा था। मैं कांपती आवाज में पूछ बैठी, क्या हुआ महेश? वह भावुक होकर बोला, सारिका, मैं जो कहने जा रहा हूं यह सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल मुझे रोक नहीं पा रहा। तुमने मेरे लिए जो किया वह किसी ने कभी नहीं किया। मेरे बच्चे को तुमने अपनी जान से ज्यादा संभाला, घर को तुमने स्नेह दिया, मेरी दादी को तुमने माँ जैसा सहारा दिया, और जब बच्चा बीमार था तुमने 2 रातें बिना सोए उसके सिरहाने बिताई। जिस तरह तुम इस घर में आई उसी तरह धीरे धीरे तुम मेरे दिल में भी उतरती चली गई। मेरे बच्चे की माँ के रूप में नहीं, बल्कि मेरे जीवन के सहारे के रूप में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उसकी इन बातों ने मेरे दिल की सारी सांसें थाम ली। इतनी सच्चाई, इतनी गहराई से किसी ने भी मेरे लिए कभी कुछ कहा नहीं था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने मुझे हल्के से अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं धीमी आवाज में बोली, मुझे भी आप दिल से अच्छा लगने लगे हैं महेश। अगर आपने मुझे हाईवे पर नहीं देखा होता, अगर आपने इस घर में जगह नहीं दी होती, तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। आपने मुझे नई जिंदगी दी, सहारा दिया। मेरी यह बात सुनकर उसने मुझे और मजबूती से गले लगा लिया। हम दोनों कुछ क्षणों तक वैसे ही चिपके रहे, जैसे बीते हुए दर्द को भूल रहे हों और हमारे जीवन के नए पन्ने धीरे धीरे खुल रहे हों। उस रात के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हमारी नजदीकियां बढ़ने लगीं। हर दिन हमारी बातें बढ़ती गईं। हमारी नजरें और नरम हुईं और हर गुजरते दिन के साथ हमारे दिल एक दूसरे को और गहराई से अपनाने लगे। अब मुझे उस घर में आए पूरे 6 महीने हो चुके थे। महेश, दादी और छोटा अमृत, ये तीनों मेरे दिल में उतने ही गहरे उतर चुके थे जितने खून के रिश्ते। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे। तभी महेश ने गंभीर आवाज में कहा, दादी, मुझे शादी करनी है। दादी तुरंत खुशी से मुस्कुराई और बोली, तो कर लो बेटा, तुझे कौन रोक रहा है? कोई अच्छी लड़की देख लो, ऐसी जो दिल से लगाव रखे, हमारे घर को संभाले और बच्चे को ममता दे। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखते हुए कहा, दादी, अगर मैं सारिका से ही शादी कर लूं तो? दादी हल्की सी कांपी और मेरी ओर देखने लगी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। कांपती आवाज में उन्होंने मुझसे पूछा, सारिका बेटा, क्या तुझे हमारा महेश पसंद है? मैं और महेश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी नजरों में प्रेम साफ साफ झलक रहा था, कुछ भी छुपा नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर महेश और मैंने मिलकर दादी के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी बड़े प्यार, सादगी और अपनत्व के माहौल में संपन्न हुई। मैं महेश की पत्नी बनी, अमृत को उसकी माँ का प्यार मिला और हमारा टूटा हुआ संसार फिर से एक नई डोर में बंधकर जुड़ गया। आज हम तीनों, महेश, मैं और हमारा छोटा अमृत, प्यार, खुशी, सम्मान और विश्वास के साथ जी रहे हैं। एक दूसरे का सहारा बनकर हम अपना जीवन सुंदर तरीके से बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमने एक दूसरे के दर्द को समझकर और सहारा देकर जो निर्णय लिया वह सही था या गलत? अपना मत कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी और महेश की यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।